हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार वित्त कौशल में। आधुनिक भारत के इस श्रृंखला में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के इतिहास के बारे में जान चुके हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। हम लोग को ये पता है कि 1600 ईस्वी में लगभग अंग्रेज भारत में आते हैं। जब अंग्रेज़ों का आगमन भारत में होता है तो उस समय भारत में मुग़ल वंश का दौर चल रहा होता है। 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है और जितने भी स्टार्टिंग के मुग़ल वंश के शासक होते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जितने भी शासक होते हैं ये सब मजबूत और शक्तिशाली शासक के रूप में उभरते हैं। जब तक इनका शासन भारत में रहता है तब तक अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करने के लिए ही सोचते हैं। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके बाद का जो काल प्रारंभ होता है उसे उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है और इसके जितने भी शासक होते हैं वो अयोग्य होते हैं। अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है भारत में शासन स्थापित करने का। तो हमने बताया ये आपको कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आते हैं और भारत आने के पश्चात ही ये भारत में बेसिकली आते हैं किस लिए, तो व्यापार करने के उद्देश्य से। लगभग 150 वर्ष तक 1600 ईस्वी में आते हैं और लगभग 150 साल यानी 1757 ईस्वी तक ये भारत में केवल व्यापार करते हैं। इससे पहले जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो शासन काल प्रारंभ होता है मुग़लों का, उससे हम उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं। और इसके जितने भी शासक होते हैं वो आपके कमज़ोर शासक के रूप में उभरते हैं। 1757 की एक घटना है, आप लोग को पता ही होगा। 1757 में पलासी की लड़ाई होती है, पलासी का युद्ध होता है। इस पलासी के युद्ध में अंग्रेज सबसे पहली बार बंगाल पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और ये पहला क्षेत्र होता है जब ये इनका अधिकार भारत पे इनका हो जाता है। तो अंग्रेज़ों का बंगाल पर नियंत्रण 1757 में हो जाता है एवं यहीं से शुरुआत होता है अंग्रेज़ों का भारत में शोषण करने का। और जब 1757 से तो भारतीयों का शोषण स्टार्ट हो जाता है तो लगभग ये कब तक चलता है, 1857, यानी कि लगभग 100 साल तक ये अंग्रेज जो है भारतीयों पर शोषण करते हैं। इनके जुल्मों से तंग आकर 1857 में मंगल पांडे एक विद्रोह कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहलाता है। और यहीं से भारत को स्वतंत्र कराने की कवायद शुरू हो जाती है और अंततः 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिलती है। यानी कि 1857 की क्रांति और 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ, तो दोनों का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो लगभग 90 साल भारत को आज़ाद कराने में लग जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1600 में अंग्रेज आते हैं, लगभग 150 साल तक व्यापार करते हैं। उसके बाद पलासी की लड़ाई के बाद लगभग 100 साल तक भारतीयों का शोषण करते हैं और उसके जब 90 साल बाद भारत को आज़ादी मिलती है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इतिहास, थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मुग़ल काल। और उत्तर मुग़ल काल जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तो उसके काल को ही उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के आपके कुछ प्रमुख मुग़ल शासक हुए जिनको हम क्रम से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके उत्तर मुग़ल काल में जो सबसे पहले शासक के रूप में आते हैं वो आपके बहादुर शाह प्रथम होते हैं। उसके बाद जहांदार शाह, फिर फ़रुखसियर। यानी कि स्टार्टिंग का आपको ये 3 क्रम में याद रखिए। स्टार्टिंग का 3 याद कर लीजिए, उसके बाद 2 याद कर लीजिए, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। यानी कि क्रम से आप तोड़ के ये सारे का टाइम पीरियड आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फ़रुखसियर, उसके बाद छोटे से टाइम पीरियड के लिए रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह अहमद शाह, उसके बाद
आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो आप क्रम से इसको तोड़ के याद कर सकते हैं कि उत्तर मुगल काल में जो शासकों का क्रम रहा वो इस क्रम में रहा। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह फर्रुखसियर, उसके बाद रफीद-उद-दर्जात, रफीद-उद-दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, उसके बाद जितने लास्ट के जो 4 होते हैं वो सब द्वितीय होते हैं, जिसमें सबसे पहले आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। अब इन सारे का इतिहास हम बारी से क्रम बाय क्रम पढ़ते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके उत्तर मुगलकालीन शासक थे उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो चलिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में जान लेते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम ये कौन थे? तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं इनको अपने भाइयों के बीच ही उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसमें सबसे प्रमुख युद्धों में एक जड़ाऊ का युद्ध जो बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच होता है। आजम शाह इसमें पराजित हो जाते हैं। उसके जस्ट अगले ही साल एक हैदराबाद में बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम और काम बख्श जो उसका छोटा भाई था उसके साथ युद्ध होता है और काम बख्श इस युद्ध में मारा जाता है। तो फाइनली जड़ाऊ के युद्ध और बीजापुर के युद्ध में ये अपने दोनों भाइयों को पराजित कर ये बहादुर शाह प्रथम अपने गद्दी पर बैठ जाते हैं। हालांकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही ये अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं। कहाँ घोषित करते हैं? तो ये 1707 में लाहौर के उत्तर में स्थित एक पुल था, एक जगह का था जिसका नाम था शाहदौला पुल। इसी शाहदौला पुल पे बहादुर शाह प्रथम अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी उम्र उस समय 63 वर्ष की होती है। इसलिए मुगल वंश में सबसे वृद्ध शासक जो गद्दी पर बैठा किसको जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। हालांकि इनका जो मूल नाम था ये मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो अपने आप को एक उपाधि धारण करते हैं। उस उपाधि का नाम था शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, ये तीनों जो है एक ही आदमी का नाम है। इतिहासकार एक इतिहासकार थे जिनका नाम था खफी खान। तो खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि से सम्मानित करते हैं, यानी कि एक टाइटल देते हैं। यानी कि शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। चूँकि जब ये राजपाट पर बैठते हैं तो ये अपने शासन का उतना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं, मतलब बेखबर रहते हैं। इसीलिए शाह ए बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। आगे आते हैं तो जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर आते हैं तो औरंगजेब के समय से जो वजीर चले आ रहे होते हैं जिनका नाम था असद खान और इनके पुत्र जुल्फ़िकार खान को इनका समर्थन प्राप्त होता है बहादुर शाह प्रथम को। असद खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो असद खान मुग़ल प्रशासन में सबसे अधिक समय तक वजीर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि लगभग 31 वर्ष तक ये लगातार मुग़ल वंश में वजीर रहते होते। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है कि बताइए कि मुग़ल वंश में सबसे अधिक समय तक वजीर के पद पे कायम रहने वाले व्यक्ति का नाम? तो असद खान औरंगजेब के समय में भी रहते हैं और आने वाले बहादुर शाह प्रथम के समय में भी रहते हैं और इनका समर्थन बहादुर शाह प्रथम को प्राप्त होता है। इसके बाद आगे जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई सारे घटनाएं घटती है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब के समय में जो मराठा पेशवा थे जिनका नाम था साहू, उनको कैद कर लिया जाता है। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो बहादुर शाह प्रथम साहू को मुक्त कर देते हैं। ये साहू के बारे में आपको मराठा साम्राज्य में विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है साहू को कैद खाने से मुक्त कर देते हैं और ये वापस मराठा चल जाते हैं। इसीलिए वहाँ के जो जाट नेता थे, जाट नेता चूड़ामन
और बुंदेल के नेता छत्रसाल से इनकी मित्रता हो जाती है, अर्थात मित्रवत संबंध कायम हो जाते हैं बहादुर शाह प्रथम के साथ। 1708 की एक घटना है। 1708 में सिखों के जो 10वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों के नेतृत्व करने आते हैं वो होते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर सिखों के सेनापति के रूप में उभरते हैं और मुगलों के विरुद्ध ये अपना विरोध जारी रखते हैं। ये कई क्षेत्रों में लूटपाट मचाते हैं, जिनके खिलाफ बहादुर शाह प्रथम इनके खिलाफ में कई अभियान करते हैं और ये कई जगह भागते फिरते हैं। जो बंदा बहादुर की जो अपनी राजधानी थी लौहगढ़, बंदा बहादुर की राजधानी लौहगढ़ को बहादुर शाह प्रथम चारों ओर से घेर लेते हैं और इस पे अपना कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन बंदा बहादुर यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। 1711 की एक घटना है कि 1711 में एक डच प्रतिनिधि का एक मंडल बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में कहाँ आता है, जोशुआ केटलार के नेतृत्व में भारत आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एक डचों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो जोशुआ केटलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में भारत आता है। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो जो ये बंदा बहादुर थे, तो बंदा बहादुर को जो क्षेत्र लौहगढ़ था, तो लौहगढ़ को ये पुनः प्राप्त कर लेते हैं इनकी मृत्यु के बाद। तो ये बहादुर शाह प्रथम का आपका कुछ बेसिक इतिहास रहा है, जिसको आपके क्रम से जान लेना है। हम लोग क्या पढ़े कि बहादुर शाह प्रथम जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं 1707 में लाहौर के शाहदौला पुल पर बहादुर शाह प्रथम अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं। इसके लिए अपने भाइयों के बीच ही उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख युद्धों में एक जड़ाऊ का युद्ध जो बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच होता है। आजम शाह इसमें पराजित हो जाते हैं। बीजापुर का युद्ध बहादुर शाह प्रथम और काम बख्श के बीच होता है। काम बख्श इसमें पराजित हो जाते हैं और जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी उम्र उस समय 63 वर्ष की होती है। इसलिए बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश में सबसे अधिक समय में गद्दी पर बैठने वाले शासक कहलाते हैं, अर्थात सबसे वृद्ध शासक जो गद्दी पर बैठे उनका नाम था बहादुर शाह प्रथम। मूल नाम इनका मुअज्जम होता है और खफी का इसको शाह-ए-बेखबर के नाम से पुकारते हैं। असद खान एवं जुल्फ़िकार खान को इनका सहयोग प्राप्त होता है। असद खान कौन होते हैं, तो इनके वजीर होते हैं। 1707 में साहू को मुक्त कर देते हैं और जाट नेता चूड़ामन और बुंदेल नेता छत्रसाल से मित्रता कायम कर लेते हैं। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का जो नेतृत्व करने आते हैं वो बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर मुगलों के विरुद्ध अभियान करते हैं। अभियान करने के बाद जब ये आपके बंदा बहादुर शाह जो प्रथम होते हैं वो इनके खिलाफ भी अभियान शुरू कर देते हैं और ये फाइनली अपनी राजधानी लौहगढ़ को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो ये पुनः लौहगढ़ को प्राप्त कर लेते हैं। इसी बीच 1711 ईस्वी में डचों का एक प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में भारत आता है। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें बहादुर शाह प्रथम से रिलेटेड याद रखना है, ध्यान में रखना है। बहादुर शाह प्रथम को ये भी कहा जाता है कि जो उत्तरवर्ती मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम पहला और अंतिम ऐसा शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो शासनकाल रहा वो 1712 से 13 ईस्वी तक रहा, यानी कि लगभग एक साल तक ये शासन में रहते हैं। तो जब जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है तो इसके भी अपने भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ता है। बहादुर शाह प्रथम के जो 4 पुत्र थे उन 4 पुत्रों में से एक जहांदार शाह थे और बाकी 3 को ये जान से मार देता है और बाकी गद्दी पर जो बैठ जाता है वो होता है जहांदार शाह। ये पहला
अयोग्य शासक और विलासी सम्राट के रूप में उभरता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मुगल वंश का जो पहला विलासी सम्राट और अयोग्य शासक था वो कौन था? तो वो आपका जहांदार शाह था। जहांदार शाह को इसलिए लंपट मूर्ख की संज्ञा भी दी जाती है। जहांदार शाह को भी असद खान और जुल्फिकार खान का सहयोग प्राप्त रहता है। जहांदार शाह के समय की एक और घटना है कि जहांदार शाह के समय में चूंकि ये एक विलासी सम्राट था तो लाल कुमारी नामक एक वेश्या का इसके साथ प्रेम संबंध बताया जाता है जो इनके कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। हालांकि जहांदार शाह का जो शासन था वो मुख्य रूप से जुल्फिकार खान और असद खान के हाथ में ही था। ये केवल नाम के राजा थे। इसी बीच क्या होता है कि जहांदार शाह के समय में ही जहांदार शाह का एक भतीजा होता है जिसका नाम था फर्रुखसियर। वो इस गद्दी पे बैठना चाहता है और इसी गद्दी को पाने के लिए दो व्यक्तियों का सहारा लेता है जिसका नाम था हुसैन अली खान और एक का नाम था अब्दुल्ला खान। जो हुसैन अली खान थे वो पटना के सूबेदार थे और जो अब्दुल्ला खान थे वो आपके इलाहाबाद के सूबेदार थे, जिन्हें हम सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो सैयद बंधु के रूप में हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को जाना जाता है और इन्हें नृप निर्माता भी कहा जाता है। नृप अर्थात शासक बनाने का निर्माता, राजा निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो सैयद बंधु का उदय जहांदार शाह के समय में होता है और इसी सैयद बंधु के सहयोग से जो फर्रुखसियर होता है वो जहांदार शाह की हत्या करवा देता है और जहांदार शाह की हत्या होने के बाद जो अगला शासक होता है वो फर्रुखसियर होता है। तो जहांदार शाह की हत्या फर्रुखसियर द्वारा जो लाया गया था सैयद बंधु, उनके द्वारा 1713 ईस्वी में आगरा में इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको जहांदार शाह के बारे में याद रखनी है कि जहांदार शाह पहला अयोग्य और विलासी सम्राट था। असद खान जुल्फिकार खान को इनका सहयोग प्राप्त होता है। इनके समय में ही सैयद बंधु का उदय होता है। तो सैयद बंधु में एक हुसैन अली खान और एक अब्दुल्ला खान थे जिसे शासक निर्माता या नृप निर्माता के नाम से भी जानते हैं। और इसी के सहयोग से फर्रुखसियर आगरा में 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या करवा देता है और फर्रुखसियर खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो आज हम बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बाकी के जितने उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।